नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। आज जीएनटी स्पेशल में बात खतरे और उससे जुड़ी सावधानी की करेंगे। एक तरफ नया साल हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो दूसरी तरफ सारी दुनिया में ओमिक्रॉन के मामले में तेजी आ रही है। पिछले कुछ दिनों से भारत में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है। रफ्तार पकड़ता हुआ वायरस नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगर अब सावधानी नहीं बरती गई तो कोविड के विरुद्ध इस युद्ध में ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारी मुश्किलें बढ़ा सकता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ओमिक्रॉन की इस समय भारत में स्थिति कहां है, कहां कितने मामले हैं। ये पूरा नक्शा भारत का आपके इस समय सामने है। अब तक देश में नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 961 हो गई है। फिलहाल ओमिक्रॉन वायरस भारत में कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक अपनी पहुंच बना चुका है। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक सबसे ज्यादा मामले आए हैं दिल्ली में। यहां आंकड़ा 263 तक जा पहुंचा है। तो वहीं ओमिक्रॉन के मामलों में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। ऐसा लगता है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में रेस लगी हुई है। महाराष्ट्र में 252 मामले हो चुके हैं। अब तक 97 केस के साथ गुजरात तीसरे नंबर पर है, जबकि चौथे नंबर पर राजस्थान है, जहां ओमिक्रॉन के कुल 69 केस सामने आ चुके हैं। अगर स्टेट वाइज यानी राज्यवार नजर डालें तो अब तक केरल में 65, तेलंगाना में 62, तमिलनाडु में 45, कर्नाटक में 34, आंध्र प्रदेश में 16, हरियाणा में 12 और पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन के 11 मामले सामने आ चुके हैं। देश के बाकी किसी राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के मामलों ने दहाई का आंकड़ा पार नहीं किया है। अब तक मध्य प्रदेश में 9, ओडिशा में 9, उत्तराखंड में 4, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में 3-3, उत्तर प्रदेश में 2 मामले मिले हैं, जबकि गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर और पंजाब में अब तक ओमिक्रॉन का एक मामला दर्ज हुआ है। तो यह है पूरे देश का सूरत हाल ओमिक्रॉन के मामले में। अब आपको बता दें कि ओमिक्रॉन से जंग के बीच ही एक उम्मीद भरी स्टडी सामने आई है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च में एक खास एंटीबॉडी की पहचान का दावा किया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि जिस एंटीबॉडी की पहचान की गई है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट को ब्लॉक करने में सक्षम है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा हर सवाल का जवाब देने के लिए। डॉक्टर एम वली हमारे साथ मौजूद रहेंगे, डॉक्टर भरत गोपाल हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ओमिक्रॉन की आफत के बीच राहत का पैगाम। कोरोना को ब्लॉक करने वाली एंटीबॉडी की पहचान। प्रयोग हुआ सफल तो बचेंगी लाखों जान। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बाद जिस तरह ओमिक्रॉन ने संक्रमण का टॉप गियर लगाया है, उसे देखकर दुनिया टेंशन में है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और रिसर्चर फिलहाल इस सवाल से जूझ रहे हैं कि डेल्टा से कई गुना ज्यादा संक्रामक इस वेरिएंट पर लगाम कैसे लगाई जाए। लेकिन अब ओमिक्रॉन से जूझती दुनिया को अमेरिकी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने उम्मीद की किरण दिखाई है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों का दावा है उन एंटीबॉडीज की पहचान हो गई है जो ओमिक्रॉन समेत कोरोना के तमाम वेरिएंट्स को ब्लॉक कर सकती हैं। पिछले 2 साल के भीतर कोरोना वायरस में म्यूटेशन होना लगातार जारी रहा। म्यूटेशन ही वो प्रक्रिया है जिसकी वजह से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट सामने आते रहे हैं। हर म्यूटेशन के बाद कोरोना वायरस पहले से ज्यादा संक्रामक और घातक हो जाता है। यह मुश्किल यह है कि कोरोना जितनी तेजी से खुद को बदल पाता है, उतनी तेजी से उसका तोड़ ढूंढ पाना इंसानों के लिए असंभव है। ऐसे में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की नई रिसर्च में मिली एंटीबॉडीज इंसानों को इस समस्या से छुटकारा दिला सकती हैं। स्टडी में सामने आए एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के सबसे सुरक्षित हिस्से पर वार करके उसे खत्म करने का फॉर्मूला बताती हैं। ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के उन हिस्सों को निशाना बनाती हैं जिनमें म्यूटेशन के दौरान भी कोई बदलाव नहीं होता। ये एंटीबॉडीज जब वायरस के उन हिस्सों को टारगेट करती हैं तो कोरोना वायरस की खुद को नए रूप में ढालने की क्षमता खत्म हो जाती है।
स्टडी को अंजाम देने के लिए वैज्ञानिकों ने पहले ऐसा स्यूडो वायरस बनाया जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के जैसे स्पाइक प्रोटीन मौजूद थे। वायरस के अलग अलग रूपों की पहचान करने के लिए कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स के स्पाइक प्रोटीन वाले स्यूडो वायरस भी तैयार किए गए। तुलना करने पर पाया गया कि दूसरे वेरिएंट्स के स्पाइक प्रोटीन के मुकाबले ओमिक्रॉन में पाए जाने वाला स्पाइक प्रोटीन में इंसानी शरीर की सेल्स से चिपकने की क्षमता 2.4 गुना ज्यादा है। रिसर्च में पाया गया कि एंटीबॉडी ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ भी कारगर है। इस रिसर्च को अंजाम देने वाली टीम ने अलग अलग वेरिएंट्स पर इन एंटीबॉडीज के प्रभाव की भी जांच की। रिसर्च में सामने आया कि एंटीबॉडीज वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स में सुरक्षित हिस्सों की पहचान करके उन्हें बेअसर करने में सक्षम हैं, जिससे पता चलता है कि इन हिस्सों को टारगेट करने वाली वैक्सीन और एंटीबॉडी ट्रीटमेंट नए वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी हो सकते हैं। नेचर जर्नल में पब्लिश हुई रिसर्च स्टडी बताती है कि वैक्सीन और एंटीबॉडीज के कॉम्बिनेशन से कोरोना का कारगर इलाज तलाशने में मदद मिल सकती है, जो न केवल ओमिक्रॉन बल्कि भविष्य में कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी हो सकता है। यानी अब अगर ओमिक्रॉन के बाद किसी और वेरिएंट का खतरा आता है तो इन एंटीबॉडीज के जरिए उनसे निपटना भी संभव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एम वली सर गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर भरत गोपाल जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा डॉक्टर एम वली का। जिस सुपर एंटीबॉडी की बात हो रही है उसके बारे में दावा किया जा रहा है रिसर्च के आधार पर कि ये न केवल ओमिक्रॉन पर कारगर है बल्कि भविष्य में जितने वेरिएंट्स आएंगे ये उन पर भी असरदार साबित होगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर रिसर्च के ये दावे सटीक बैठते हैं तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी और इससे क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया और श्रोताओं और दर्शकों को सबको एडवांस में नए साल की मुबारकबाद के साथ कोरोना से सावधानी का मैसेज। और ये जो रिसर्च हुई है जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, बहुत है, उन्होंने माइस के ऊपर इसका पक्का प्रयोग कर लिया है और 43 डिफरेंट एंटीबॉडीज का सब ग्रुप है ये, जो एक टीके की तरह काम कर सकता है। आपको याद होगा शुरू में जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने हाइपर इम्यून प्लाज्मा यूज किया था जी, और प्लाज्मा काफी तादाद में लोगों को दिया गया था और उसमें भी यही चीज थी जो इलाज कर रही थी कोविड का या डेल्टा से पहले की जो स्ट्रेन थे उनका, और वो एंटीबॉडी ही थी। एंटीबॉडी का मतलब यह है कि जब वायरस संक्रमण करता है तो उसमें जो बाइंडिंग डोमेन होता है, जो उसमें जहां से वो चिपकता है बॉडी के सेल्स पर, वो हम रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कहते हैं। अगर हमारे पास ऐसी चीज हो जो रिसेप्टर को ऑक्यूपाई तो ले लिए, उसमें चाबी जो है ताले में नहीं लगेगी। मैं इसकी बहुत अच्छी मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। ताले का वो छेद जिसमें चाबी लगती है, अगर उसमें सरेस भर दें या साबुन भर दें तो वो चाबी फिर उसमें जाने की जगह नहीं रहेगी और वो चाबी बाहर ही घूमती रहेगी। इसी तरह से वायरस की जब एंटीबॉडी पहुंच जाती है ब्लड में, तो ये सेल्स जहां से वायरस एंट्री करता है और चिपकता है बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर में, जो कि ताला और चाबी की तरह होते हैं, वहाँ पे ये ब्लॉक कर देगी और ये एक तरह का टीका भी होगा और एक तरह का ट्रीटमेंट भी होगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। और ये आज की बहुत बड़ी न्यूज़ है, आज की बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि उस न्यूज़ में भी गुड न्यूज़ लिखा था कि ये गुड न्यूज़ है, तो बहुत अच्छी आपने ये चीज़ दर्शकों की नॉलेज में लाई। और एक और 4 दिन पहले की स्टडी भी आई है साउथ अफ्रीका से, जो इसी तरह की है कि जब ओमाइक्रॉन का खुद का संक्रमण होता है उन लोगों में जिनके पहले से 2 टीके लगे हुए हैं, तो ये भी उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। ये संक्रमण उनको कोरोना से आगे लड़ने में कामयाब कर देता है। उनकी जो बेसिक इम्यूनिटी होती है उसको 3rd डोज, बूस्टर डोज की तरह बढ़ा देता है। तो ये दोनों बहुत अच्छी न्यूज़ है और लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि ओमिक्रॉन जो है माइल्ड इन्फेक्शन है और इससे हॉस्पिटल में जाने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन कल क्या होगा और न्यू ईयर के बाद अगर हमने असावधानी करी तो क्या होगा, ये बहुत ही मुश्किल, एक बड़ा सवाल है जिसको बहुत से साइंटिस्ट ने सचेत करते हुए समझाया है। हम फ्रांस का हाल देख रहे हैं, यूरोप का हाल देख रहे हैं, और आपने हमारी दोनों स्टेट्स का कंपैरिजन किया और आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कल से यही देख रहा हूँ, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में कुछ ऐसा कॉम्पिटिशन सा चल रहा है कि केसेस बढ़ते हैं, कभी एक आगे हो जाता है, कभी दूसरा आगे हो जाता है। और ये सब इसलिए भी
ज्यादा तादाद सामने आ रही है, क्योंकि हम टेस्टिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, दूसरी इस समय की बहुत बड़ी जरूरत है। और दूसरी इस समय की बड़ी जरूरत है अनंत भट्ट साहब कि हम सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से प्रेरित करते रहें कि वो अपने दोनों टीकों की डोज मुकम्मल करा लें, क्योंकि दोनों टीके लगने के बाद संक्रमण में कमी होती है और हॉस्पिटल जाने की जरूरत और आईसीयू में जाने की जरूरत और डेथ्स कम हो जाती है। डॉक्टर वली, मैं आपके पास लौटूंगा। भरत गोपाल जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। इस स्टडी ने, इस रिसर्च ने बहुत सारी उम्मीदें जगा दी हैं, लेकिन लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि क्या ये एंटीबॉडी स्थायी होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या इसकी भी कोई समय सीमा है, परिधि है। तीसरी चीज़, जो कहा जा रहा है कि वो एरियाज़ को टारगेट करती है जिनमें म्यूटेशन के बाद भी बदलाव नहीं होता, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वायरस का उसको पेनेट्रेट करती है। इसके बारे में जरा, इन तीन चीजों के बारे में हमें डॉक्टर भरत गोपाल आप बताएं। धन्यवाद मुझे आज इस प्रोग्राम के लिए बुलाने के लिए। और आई थिंक आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि बहुत सारी चीजें क्लियर की जाएं। जैसे डॉक्टर वली ने बताया कि बहुत ही अच्छी तरह से कि एंटीबॉडी जो ये थेरेपी है ये है क्या, जो आपके हमें इंसान में एक शक्ति दी गई है वायरस से या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, जो हम बॉडी बनाती है, हम उसको प्री फॉर्म्ड फॉर्म में हम पहले ही दे दें, ताकि अगर एक बार हमने ये दे दिया तो हमें एक रेडीमेड एंटीबॉडी मिल जाएगी जिसमें हमें टाइम मिल जाएगा इस चीज के लिए। तो आपका जो पहला सवाल है कि इसको कब दें, जितनी जल्दी हम सिम्टम्स ऑनसेट पे देंगे तो ऑब्वियसली तब उसका असर उतना ही जल्दी आएगा और इट विल प्रिवेंट कि आगे पेशेंट बढ़े ना, डिटरेट ना हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा, क्या ये कामयाब होगी? देखिए, अभी कोविड चाहे 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद हमारे इंडिया का जो पहला केस डिटेक्ट हुआ था वो भी 2 साल हो जाएंगे, पर देयर इज लॉट टू लर्न। रोज नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। हमारी जो मेडिकल साइंस है वो उसके साथ पेस जरूर रख रही है, पर ये शैतान वायरस है, फिर चेंज कर लेता है अपना फॉर्म और आगे बढ़ने लगता है। तो क्या ये एंटीबॉडीज पूरी कारगर होंगी? देखिए, रिसर्च थोड़े पेशेंट्स में होती है, उसमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, पर इसके साथ साथ एक और बहुत चीज है कि क्या इसकी अवेलेबिलिटी मास स्केल पे हो पाएगी, क्या इसकी कॉस्टिंग इतनी हो पाएगी कि हमारे देश में हर एक इंसान इसको इस्तेमाल कर पाए या गवर्नमेंट उसको अफोर्ड कर पाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। तो एंटीबॉडी थेरेपीज ऑलरेडी पहले भी अवेलेबल हैं जो डेल्टा वेरिएंट्स में काफी कामगार दिखाई गई। क्या ये ओमिक्रॉन के लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसे पोर्शन को टारगेट कर रही है जो शायद अभी म्यूटेट नहीं होगा या नहीं होता, तो क्या ये करेगी? देखिए, ये तो समय बताएगा, पर ये सबसे बड़ी जो चीज है जो हमें माननी है वो यही है कि हम ये मान के चलें कि जब तक हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखेंगे तब तक ये इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे और इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जी डॉक्टर, एंटीबॉडीज वगैरह तो बात की बात है। जी डॉक्टर भरत गोपाल, जो एक बात कही जाती है वायरस के नेचर के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, 2 चीजें हैं इसमें। एक है उनका स्पाइक प्रोटीन, जिसके जरिए वो बॉडी में एंट्री लेते हैं, हमारी कोशिकाओं को पेनिट्रेट करते हैं, वो पहली चीज। दूसरी चीज एक है उसका बेसिक स्ट्रक्चर। हम आपसे जानना ही चाह रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि म्यूटेशन हो रहा है और वो म्यूटेशन जो है हमारी एंटीबॉडीज को भी मात दे सकता है और जो हमारी इम्यूनिटी है उसको भी मात दे सकता है, उसको भी भेज सकता है वो। तो अगर बेसिक उन एरियाज में परिवर्तन नहीं हो रहा जो अछूते रहते हैं परिवर्तन से, तो क्या ये कारगर तब भी साबित होगी या वायरस उसके हिसाब से भी नई परिस्थितियों के हिसाब से भी उस बेसिक स्ट्रक्चर में भी चेंज कर लेता है? देखिए, वायरस को तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वायरस नहीं ये म्यूटेट करेगा या नहीं बदलेगा, कोई भी वायरस हो, हम SARS-CoV-2 की ही बात नहीं करें, हम अगर एक नॉर्मल नज़ले जुकाम के वायरस की भी बात करते हैं, वो 1918 के पेंडेमिक से आज तक एंडेमिक फॉर्म में रह ही रहा है और हर साल आता है, हमें हर साल तंग करके जाता है। तो ये वायरस को तो अपने आप को रोज बदलना ही पड़ेगा ताकि वो सर्वाइव कर सके। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एक हमारी अपनी एंटीबॉडी इतनी हो जाए कि उससे हम लड़ सकें, हमारी मेमोरी हो उसके अंदर की जब वो नेक्स्ट टाइम हो। जो आप पूछ रहे हैं कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर की चेंजेस, बेसिक स्ट्रक्चर से ज्यादा जो स्पाइक प्रोटीन है, जो प्रोटीन जिनके साथ उसने हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को जुड़ना है, एक बार वो म्यूटेशन हो जाती है और वो जुड़ने की शक्ति कम हो जाती है, उस फेज में ये उस तरह का वायरस हो जाएगा कि जब हम जिसके साथ हम आराम से जी पाएंगे और अपनी सारी एक्टिविटीज कर पाएंगे। जो ओमिक्रॉन में दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि इतने सारे म्यूटेशंस उसके अंदर हो गए हैं कि शायद वो जिस तरह से लंग्स को डेल्टा वेरिएंट अटैक करता था उस तरह से नहीं चिपक पा रहा,
ये सिर्फ अपर एयरवेज तक ही रह रहा है सीमित, यही रिसर्च दिखा रही है। और शायद इसीलिए अभी उसके उतने घातक सिम्टम्स नहीं आ रहे और हम आशा करेंगे कि कभी ना आए। तो शायद ये धीरे 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 अपना उस फॉर्म में जाने की तरफ है जहां पे वो इंसानियत के साथ, इंसान के साथ जीना सीख ले और हमें भी जीने दे। मैं डॉक्टर एम वली का यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, जब से कोरोना आया है इस दुनिया में, इसको लेकर चाहे वो वैक्सीनेशन के लेवल पे हो, चाहे वो इसके इलाज के लेवल पर हो, दवाइयों के थ्रू काफ़ी रिसर्च चल रही है और अलग अलग ट्रीटमेंट हमने देखे हैं इस पूरे 1-1.5 साल के दौरान, जिसमें एक एंटीबॉडी थेरेपी भी सामने आया, वैक्सीनेशन एक तरीका है ही है। ये कहा जा रहा है कि ये जो सुपर एंटीबॉडी का जिक्र यहाँ पर रिसर्च में किया गया है कि इसके जरिए वैक्सीनेशन का तौर तरीका और जो वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट है उस पर भी असर पड़ेगा। एक हो सकता है कि इसके आधार पर कोई नया वैक्सीन डेवलप हो जाए और जो एंटीबॉडी थेरेपी की हम बात कर रहे थे उस ट्रीटमेंट पर भी इसका असर पड़ेगा। ये इसके बारे में क्या कहना है आपको? जी बिल्कुल, अभी जो डेथ्स यूके और यूएसए में हो रही हैं जी, वो ज्यादातर वो ओमिक्रॉन हाली की वजह से नहीं हो रही हैं। ये उन्होंने इसका नाम वहां पे रख दिया था डेलमाइक्रॉन। आपका सवाल बहुत जायज है कि एग्जिस्टिंग जो हमारे पास एंटीबॉडी का 2 का मिश्रण है, जिसकी ट्रायल्स भी और हमारे यहाँ दिया भी गया है कई हॉस्पिटल्स में, मेरे हॉस्पिटल में गंगाराम में भी और मेदांता में भी, और उसके साथ साथ हमने और भी दूसरी ट्रायल्स की हैं, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में नहीं, ओपीडी बेसिस पे की गई थी। एंटीबॉडी की ट्रायल और ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था, जो पिछली बार रोश की एंटीबॉडी थेरेपी कॉम्बिनेशन आई थी 2 एंटीबॉडीज का। तो उसके बाद ये जो नया डेवलपमेंट है, ये इन्होंने ये क्लेम किया है प्रोफेसर डायमंड ने कि ये आने वाले वेरिएंट्स के लिए भी कारगर होगी। और उन्होंने ये इसलिए क्लेम किया है कि जो उन्होंने ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन का जहां फिक्सेशन पॉइंट है वहां पर हमला किया है। तो इस तरह की रिसर्च जो अब हुई है वो दिन रात रिसर्च हो रही है, लेकिन इस सब रिसर्च के साथ हमको ये देखना है कि ये मैं अभी हाथ में ही लिए बैठा हूँ, ये जो सबसे बड़ी एंटीबॉडी हमारे पास, सबसे बड़ा हथियार ये सबसे बड़ा हथियार, और इसके साथ वैक्सीनेशन जो है उस पे भी उन लोगों ने जोर दे रखा है। क्योंकि देखिए ऐसा है, ये ओमिक्रॉन ने डिफाई किया है इम्यूनिटी को। तो हमारा सारा इस वक्त जो चैलेंज है वो ये है कि हम ओमिक्रॉन ने जिस तरह से इम्यूनिटी को डिफाई किया है उससे हम आगे चल के कैसे लड़ें और आने वाले वेरिएंट्स के साथ हम क्या कर सकते हैं। अभी अगर आप कहें तो हमारे पास जो वैक्सीन्स हैं और एक मोलुनपिरेविर दवाई है, उसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है बात करने के लिए। और हमारे पास सबसे अच्छा जो एविडेंस है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, बिल्कुल ठीक बताया, कि कहीं ना कहीं नेचर ने हमें ऐसी शक्ति दे दी है और इस वायरस को वहां तक कमजोर कर दिया है कि ये सांस की नली तक तो घुस जाता है, लेकिन जहां लंग शुरू होते हैं वहां नहीं जाता। मैं यहाँ कल भी मैंने एक मिसाल दे के बताया था, हमको सबको 8वें 7वें 6ठे क्लास में एक जार का और एक गुब्बारे का, जिसमें नली होती थी, 2 में डिवाइड होती थी और नीचे 2 गुब्बारे लगा के नीचे डायफ्राम से फुला के हमें बताया जाता था और लंग्स की वर्किंग समझाई जाती थी प्राइमरी स्कूल में। तो बिल्कुल उसी तरह ये वायरस जो है वो उस नली तक तो जा रहा है जिसपे गुब्बारे लगे, लेकिन नीचे नहीं आ पा रहा, और उसके नीचे गुब्बारों में नहीं जा रहा है। ये बहुत बड़ा डॉक्टर वली जी, मैं आपके पास लौटता हूं क्योंकि एक और राहत भरी खबर है, वो हम अपने दर्शकों को पहले बताएंगे और उसके बारे में, उसके पहलुओं पर विचार करेंगे, बातचीत करेंगे अपने दोनों मेहमानों के साथ। और ये जो राहत भरी खबर आई है, ये आई है ब्रिटेन से। खबर भी ऐसी है जिसने ये सवाल उठा दिया है कि क्या ओमिक्रॉन कोरोना के अंत की शुरुआत है। ये सवाल उठा है ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल के एक पूर्व वैज्ञानिक के आकलन के बाद। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम घातक है और हो सकता है कि ओमिक्रॉन के साथ ही कोरोना का खात्मा भी हो जाए। हम आपको एक्सपर्ट डॉक्टर से इस बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ओमिक्रॉन का संक्रमण दुनिया को डरा रहा है। ओमिक्रॉन लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है, लेकिन क्या ओमिक्रॉन कोरोना के अंत की शुरुआत है? ओमिक्रॉन की टेंशन और तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच राहत की खबर ब्रिटेन से आई है। एक ब्रिटिश एक्सपर्ट ने जो आकलन किया है उसका निचोड़ ये है कि ओमिक्रॉन कोरोना के अंत की शुरुआत हो सकता है। मतलब ओमिक्रॉन के साथ ही कोरोना दुनिया से रुखसत हो जाएगा। किसने कही है ये बात, इसके पीछे आधार क्या है, बारी बारी से सब आपको बताते हैं।
ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल के पूर्व वैज्ञानिक का दावा। डॉक्टर राम एस उपाध्याय ने दी राहत भरी जानकारी। फेफड़ों में धीमी गति से पहुंचता है ओमिक्रॉन। फेफड़ों में ओमिक्रॉन की रफ्तार डेल्टा से 10 गुना कम। ओमिक्रॉन के खिलाफ एंटीबॉडी जल्दी एक्टिव होती है, पहले से बीमार लोगों को खतरा ज्यादा। जो दावा किया गया है उसके मुताबिक जहां डेल्टा वेरिएंट फेफड़ों में पहुंचकर नुकसान पहुंचाता है, वहीं ओमिक्रॉन श्वास नली में रुककर अपनी संख्या को बढ़ाता है। ओमिक्रॉन जब तक फेफड़ों में पहुंचता है तब तक इसकी स्पीड 10 गुना कम हो जाती है, इसलिए मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जब से ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है तब से ये बात अलग अलग एक्सपर्ट्स ने कही है। कई अध्ययनों में कही गई है कि ये डेल्टा से ज्यादा संक्रामक तो है, लेकिन घातक उतना नहीं है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की स्टडी ने भी राहत भरी तस्वीर पेश की थी। इस स्टडी में कहा गया था कि ओमिक्रॉन डेल्टा से कम घातक है। डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन संक्रमितों को 50 से 60% कम अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी। ये शोध, ये दावे राहत देते हैं, उम्मीदों को मजबूत करते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि वायरस के व्यवहार को लेकर कोई भी दावा अंतिम वाक्य नहीं होता। ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में लगातार शोध हो रहे हैं। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये खबर सुकून देने वाली है, एक उम्मीद से भर देती है आपको कि जल्द ही हो सकता है कोरोना से छुटकारा मिल जाए। मैं डॉक्टर भरत का यहाँ पर जिक्र उनके आरोप यहाँ पर करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, सवाल ये है, जो आकलन किया गया है ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल के पूर्व वैज्ञानिक के जरिए कि ये कोरोना के अंत की शुरुआत हो सकती है, तो क्या ओमिक्रॉन का बिहेवियर, उसका व्यवहार, जो उसकी अब तक की चाल है, वो ऐसे संकेत दे रही है? कि वही मैंने जो अभी मैं जिक्र कर रहा था कि वायरस को फाइनली अगर वो इतना घातक हो जाएगा कि उसके जो होस्ट हैं वही सारे खत्म हो जाए, तो वो सरवाइव खुद ही नहीं कर पाएगा। तो उसको अपनी जीवन की क्रिया को चालू रखने के लिए एक ऐसे फॉर्म में रहना पड़ेगा जहां वो उस अपने होस्ट के साथ, यानी कि ह्यूमन बींग्स के साथ आराम से रह सके। तो जैसे जैसे ये अपने सिम्टम्स, अपनी घातक नेचर को कम करता जाएगा, कि जैसे आपने बताया कि अब आप जितना भी रिसर्च अभी तक डेटा जहां पर ओमिक्रॉन बहुत फैला है वहां पे आप देखेंगे, चाहे वो यूके है, चाहे साउथ अफ्रीका है, तो ओमिक्रॉन से स्पेसिफिक जो केसेस हैं वो बहुत ही माइल्ड ही रहे हैं या एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं। ऑब्वियसली जब ओमिक्रॉन फैलना शुरू होता है उसके साथ साथ डेल्टा वेरिएंट भी कुछ लोगों में फैल रहा है और वो उस सर्ज को और बढ़ा रहा है। तो हम, ये अच्छी चीज है कि अगर ये उतना घातक नहीं है, धीरे धीरे सिर्फ एक आप देखेंगे इवन ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल और एनएचएस ने तो अपना आइसोलेशन पीरियड और वो सब भी चेंज कर दिया है कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप 5 दिन बाद काम पे जा सकते हैं। कहाँ 14 दिन तक हम ये सोचते थे कि नहीं हिला सकते पेशेंट को, आज वो कह रहे हैं कि अगर 5 दिन के बाद भी आप अपने काम पर वापस आ सकते हैं। तो वो ये मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो सर्ज है ये उतना फैलता जरूर है पर उतना इफेक्ट नहीं करता, स्पेशली जो कि जिनकी इम्यूनिटी ठीक है और जो एल्डरली नहीं है, उन लोगों के लिए तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। पर शायद अगर ये हल्का हल्का फैल के बॉडी के सबके साथ इन्फेक्ट करता है और एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर देता है, वही शायद कोरोना का फाइनली अंत होगा। उस हर्ड इम्यूनिटी और बिना कुछ तकलीफ दिए हर्ड इम्यूनिटी की चाह में हम ये सोच रहे हैं कि शायद ओमिक्रॉन आगे कोरोना के पैंडेमिक का अंत हमें करके दिखाए। चलिए डॉक्टर भरत गोपाल, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। डॉक्टर वली से भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कोरोना के इस काल में एक और बात सुनने में आती रही है लगातार, वो ये कि वायरल लोड जितना ज्यादा होगा उतना घातक होगा। तो क्या ओमिक्रॉन का वायरल लोड कम है या फिर इसमें भी कुछ बदलाव हुआ है, इसके बिहेवियर में कुछ बदलाव हुआ है? इस पहलू पर भी बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये दिलचस्प चर्चा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अमेरिका और ब्रिटेन से आई गुड न्यूज बताई थी। कोरोना के मोर्चे पर कैसे स्टडीज ने एक राहत भरी पिक्चर सामने रखी है पूरी दुनिया के, लेकिन देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले सतर्क रहने की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। खासतौर पर देश के 2 महानगर दिल्ली और मुंबई में कोरोना के मामले पिछले दिनों में बेहद तेज रफ्तार से बढ़े हैं। दोनों शहरों में तमाम तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। मुंबई में आज से धारा 144 लगा दी गई है। 7 जनवरी तक
ये पाबंदी रहेगी। नए साल के जश्न पर भी रोक लगाई जा चुकी है। सार्वजनिक जगह या फिर होटल, बार, रेस्तरां, पब, रिजॉर्ट या क्लब कहीं भी पार्टी नहीं हो पाएगी। दिल्ली में भी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। पाबंदियां लगा दी गई हैं। एक तरह से दिल्ली में मिनी लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली में हालात को देखते हुए। आइए आपको सुनवाते हैं दिल्ली और महाराष्ट्र में, खासतौर पर मुंबई में तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर दोनों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का क्या कहना है। पॉजिटिविटी लगभग 1% के आसपास चल रही है और लगातार पिछले कुछ दिनों से, जब से ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ है, विदेशों से फ्लाइट्स आनी स्टार्ट हुई हैं, केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन भी कोरोना ही है, कोरोना का दूसरा रूप है। सभी लोगों को इसके अंदर सतर्क रहने की ज़रूरत है। सभी लोग घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं। सब लोग अगर ध्यान रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। जहाँ जहाँ भीड़ हो रही है, फिर वो मैरिजेस हो, फिर वो मॉल्स हो, तो रेस्टोरेंट्स हो, सेलिब्रेशंस हो, तो ये अपने को रोकने का काम या उसमें निश्चित तौर पर संख्या कम हो या संक्रमण नहीं हो, इसके जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो हम निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि संक्रमण रोकना है, यही हमारी आज का मुख्य मुद्दा रहेगा। दिल्ली और मुंबई ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए कोरोना के बढ़ते मामले पाबंदियों का नया दौर लेकर आए हैं। देश के कई राज्य पहले ही नए साल के मौके पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर चुके हैं। तमाम राज्यों में पाबंदियों के साथ साथ कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कहीं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चल रही है, कहीं ऑक्सीजन प्लांट्स और बेड्स का इंतजाम दुरुस्त किया जा रहा है। आपको बताते हैं देश ओमिक्रॉन के विरुद्ध किस तरह ये युद्ध लड़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको तमाम डिटेल्स हम बताएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में 31 दिसंबर तक किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं है। दिल्ली में नए साल के आयोजन पर रोक लगाई जा चुकी है। मुंबई में अगर 1000 लोगों की पार्टी करनी है तो उसके लिए प्रशासन से इजाजत लेने की जरूरत है। मुंबई में किसी भी जगह पर क्षमता से आधे यानी 50% लोगों के साथ नए साल के जश्न की इजाजत दी गई है। लेकिन प्रोग्राम अगर ओपन स्पेस एरिया में है तो केवल क्षमता के 25% लोग ही बुलाए जा सकते हैं। मुंबई में केवल पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोग ही सार्वजनिक जगहों पर जा सकते हैं। अगर आप मुंबई में हैं और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी आपका फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। यदि आप पार्टी आयोजित करने जा रहे हैं तो पार्टी में मौजूद रहने वाले स्टाफ का पूरी तरह से वैक्सीनेशन होना जरूरी है। इधर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की लहर के खिलाफ तैयारी शुरू हो चुकी है। लखनऊ में 28 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। साथ ही 34 अस्पतालों में 4080 बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। यूपी में कोरोना जांच के लिए लगातार कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। अगर दक्षिण की बात करें तो कर्नाटक में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक यानी नए साल के मौके पर किसी भी तरह के आयोजन की इजाजत नहीं है। पुडुचेरी में 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उधर पंजाब में लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने पर जोर दिया जा रहा है। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन न करवाने की सूरत में सैलरी नहीं देने का ऐलान किया गया है। हरियाणा में 1 जनवरी से केवल फुली वैक्सीनेटेड लोग ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये तमाम चीजें बता रही हैं कि मौजूदा हालात का सामना करने के लिए किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है, सख्ती बरती जा रही है और सावधानियों का पालन किया जा रहा है। तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर एम वली, सर गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर भरत गोपाल जो कि नेशनल चेस्ट सेंटर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे डॉक्टर एम वली का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सवाल छोड़ा था वायरल लोड को लेकर। कहा यह जा रहा है कि संक्रामक भले ही ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा हो लेकिन घातक कम है। तो क्या इसकी वजह वायरल लोड है? जितना वायरल लोड डेल्टा अपने साथ लेकर आया था उतना ट्रांसमिट ये नहीं कर पा रहा?
जी बिल्कुल, आपने वायरल लोड कम है। आपने अभी डॉक्टर रामेश उपाध्याय साहब का जिक्र किया, उन्होंने इसके साथ एक और अजीबोगरीब बात बताई है अपनी रिसर्च में, जिसका आपने जिक्र किया है कि ये जहां मैं बता रहा था कि ट्यूब्स पर आकर रुक जाता है और डेल्टा की तरह लंग्स नहीं जाता है, ये वहां IgA टाइप की एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करता है जो इम्यूनिटी में इजाफा करती है, बढ़ाती है। तो ये खुद ब खुद अपने खिलाफ इम्यूनिटी भी जनरेट करवा देता है। और दूसरे, इसका वायरल लोड कम है। इसको हम क्वांटिफाई तो अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये संक्रमण कर रहा है उसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो चिपकने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। वहां पे हमको अटैक करना है, जिसके लिए आपने भी एंटीबॉडी का जिक्र किया। दूसरी अच्छी बात यह है कि ये लंग्स को प्रभावित नहीं कर रहा है। तीसरी, इसका जो कोई अभी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग में हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं इसका कि कितना ज्यादा संक्रमण हुआ। अच्छा, ज्यादा भी जिनको हुआ है उनको भी बहुत कम लक्षण या बिल्कुल नहीं लक्षण, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, ऐसा हुआ है। तो ये डेल्टा से बहुत फर्क है, अपनी मारक क्षमता में बहुत फर्क है, जो कि डेल्टा से 8 गुना कम है, और अपनी संक्रमण क्षमता में बहुत, जो फैलने की क्षमता है इसकी, उसमें बहुत ज्यादा है, जो कि उससे 3 से 4 गुना ज्यादा है, कहीं कहीं और भी ज्यादा इसको बताया गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी दर्शकों से कि इसकी आप बिल्कुल मत फिक्र करिए कि क्या है इसमें, इसकी ये फिक्र करिए कि हम इसको अंदर नहीं जाने देंगे। हम अपना दरवाजा शरीर का बंद रखेंगे और हम दोनों दरवाजे मुंह और नाक को बंद रखेंगे और हम इस तरह से इसका मुकाबला करेंगे। आगे आने वाले दिनों में आपके चैनल्स पे भी, सब चैनल्स पे भी हमने दवाओं की भी बात की है, और भी जो 2 नए टीके आए हैं उनकी बात की है, मोलुनपिराविर की बात की है, और प्लेक्सोविड की भी बात की है। आपके चैनल ने सारी गुड न्यूज की बात की है। और एक अभी ताजी रिसर्च आई है कि एक एंटीहिस्टामिनिक और गाय के दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन, तो मैं ये तो मैसेज देके ही जाऊंगा कि गाय का दूध आप पीजिए अगर आपको मिल जाए, और खांसी वगैरह के लिए डॉक्टर के मशवरे से डाइफेनहाइड्रामीन कंटेनिंग एंटीहिस्टामिनिक लीजिए, तो ये बहुत अच्छा इसका संक्रमण को रोकता है। आता हूं डॉक्टर वली आपके पास। डॉक्टर भरत गोपाल का यहाँ पे मैं रुख करना चाहूंगा। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए उसकी सही समय पर पहचान होना जरूरी है, और पहचान के लिए लक्षणों का जानना बेहद जरूरी है। क्या ये माना जाए कि ओमिक्रॉन के लक्षण भी न्यूनाधिक कमोबेश वैसे ही हैं जैसे हम अब तक के अलग अलग वेरिएंट्स में देखते आए हैं, या कुछ डिफरेंट भी इसमें दिखाई देता है? ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इस वक्त जो ओमिक्रॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स बताए जा रहे हैं वो नॉर्मली आप देखेंगे बहुत लो ग्रेड और माइल्ड सिम्टम्स हैं। नज़ला, जुकाम, पीठ में दर्द, लो ग्रेड फीवर। जबकि जब अगर हमें याद हो, डेल्टा वेरिएंट के अंदर हमारे जो सिम्टम्स थे, बहुत हाई ग्रेड फीवर आता था, बहुत सिवियर बॉडी एक्स थी, और बहुत ही जल्दी पेशेंट को सांस फूलने लगता था, ऑक्सीजन डिप कर जाती थी। ओमिक्रॉन में ये थैंकफुली ये चीजें नहीं दिख रही हैं। तो ये एक चीज है। प्रॉब्लम ये आती है कि क्या हम इसको एक कॉमन कोल्ड से कंफ्यूज कर सकते हैं? जब एक सर्ज आती है तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर इस वक्त किसी को कोल्ड एंड कॉफ हो रहे हैं, अगर वो तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि पेशेंट को कोविड हो रहा है, कोरोना, और उसमें से भी ओमिक्रॉन होने के चांसेस ज्यादा है। अब क्योंकि इस वक्त जीनोमिक टेस्टिंग मार्केट में इस तरह आसानी से तो अवेलेबल है नहीं, दिस इज ओनली रिसर्च लैब्स में हो रही है, तो हमें ये क्लिनिकल ही डिसाइड करना पड़ेगा कि ये चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, जो कि शायद आप पहले भी बता चुके हों, कि ओमिक्रॉन वर्ल्ड ओवर जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है उससे काफी आसानी से मिस हो जाता है। तो ये हमें मानना पड़ेगा। बहुत बार क्या हो रहा था कि लोग अपना रैपिड एंटीजन करा लेते हैं और कहते हैं जी मैं तो नेगेटिव हूँ, अब मैं कहीं भी बाहर जा सकता हूँ, चाहे मेरे सिम्टम्स जुकाम के हैं तो भी। तो अभी हमें अगर जो टेस्ट है वो PCR ही कराना पड़ेगा, और उसके अंदर फिर भी वो ओमिक्रॉन पिक हो रहा है। उसमें भी आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे और जिक्र करे होंगे कि जो लोग बाहर से आए, एयरपोर्ट पे उनका पहला टेस्ट नेगेटिव आया, जब वो घर में उनको क्वारंटाइन के लिए कहा गया और उन्होंने जब रिपीट टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आए। अनफॉर्चुनेटली इसी कारण से जो लोगों ने बात नहीं समझी और बाहर निकलते रहे, और हम कम्युनिटी के अंदर ओमिक्रॉन का स्प्रेड इतनी तेजी से बढ़ गया है। तो ये दो चीजें बहुत डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज मुझे आपसे और जाननी है, वो ये कि हमने डेल्टा के टाइम पे देखा, उस समय ये कहा गया था कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं और ये मान के चलें कि आप इसकी चपेट में आ चुके हैं। क्या ओमिक्रॉन में भी ऑक्सीजन लेवल का वही पैमाना है, या यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल वेरी कर रहा है?
देखिए, हमें पैमाने तो सारे कोरोना वायरस, कोविड, नोवल कोरोना वायरस के सेम ही रखने पड़ेंगे। जी जो ओरिजिनल वुहान वायरस था या जो अब इसका लेटेस्ट वर्जन ओमिक्रॉन फैल रहा है, हमें चीजें चेंज नहीं, क्योंकि जो माइल्ड से सिवियर होने की जो क्लासिफिकेशन है वो तो ऑक्सीनेशन और क्लिनिकल सिम्टम्स पे ही डिपेंड करेगी। जी कृपया करके सारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ऐसा ना माने कि ओमिक्रॉन बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर सकता और किसी का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले बहुत माइल्ड है, पर अगर कोई फ्लू वायरस भी अगर एक डायबिटिक को, एक एल्डरली को इफेक्ट कर सकता है, तो ओमिक्रॉन भी कर सकता है। तो हमें, अगर किसी को कोविड के सिम्टम्स हैं, कोविड पॉजिटिव आता है, आप उसको ये मत मानिए कि हमें ओमिक्रॉन होगा तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी जो हमें इतने 2 साल में हम सीख गए कि हमारे टेम्परेचर का, हमें ऑक्सीजन का, अपने सिम्टम्स का, अपने चलने पे ऑक्सीजन के डिप करने का, ये सब ध्यान हमें वैसे ही रखने हैं जैसे हम डेल्टा में रखते थे। अगर किसी की ऑक्सीजन 94 के आसपास जा रही है तो उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है, और अगर वो हाई रिस्क पेशेंट है तो उसको एडमिट होना है, क्योंकि आपके पास ओमिक्रॉन का कोई लेबल करके पीसीआर नहीं आएगा। आपके पास जब पीसीआर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इस वक्त कोई जीनोमिक टेस्टिंग करके आपको एक प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर तो ओमिक्रॉन नहीं बता पाएगा जी। वो बाद में टेस्टिंग हो रही है और उसकी रिपोर्ट 6-7 दिन बाद आ रही है। दैट पीरियड, अगर आपको डेल्टा हुआ और आपकी कंडीशन बिगड़ गई तो वो तो 7 दिन फिर बहुत क्रूशल हो जाते हैं। तो मेरी सबसे राय अपने पेशेंट से और अपने कोलीग से यही है कि अगर किसी को कोविड हो रहा है, आप उसको उसी तरह से ट्रीट करिए जैसे आप डेल्टा से करते थे, ताकि कोई भी हमारा डेल्टा वेरिएंट वाला पेशेंट अनफॉर्चुनेटली मिस ना हो जाए और वो फिर हॉस्पिटल पहुंचने में लेट ना हो जाए। चलिए, मैं डॉक्टर वली का यहाँ पे रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, प्रिकॉशंस की बात अभी डॉक्टर भरत ने की, तो इन प्रिकॉशंस में डेल्टा के समय में कहा गया था कि मास्किंग जरूरी है, डबल मास्किंग पर जोर दिया गया था। तो क्या अभी भी हमें डबल मास्किंग की तरफ बढ़ना चाहिए या सिंगल मास्क और एक कायदे का अगर मास्क है हमारे पास, मल्टीलेयर मास्क है, तो वो भी काफी है? देखिए, वेल फिटिंग होना चाहिए मास्क, सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमने पिछली बार कई बार बताया कि अगर चश्मे में भाप जा रही है सांस की, तो इसका मतलब मास्क ऊपर से वेल फिटिंग नहीं है। ये मास्क को हम चश्मे से दबा भी सकते हैं और इसको हम टाइट रखें। कुछ लोगों के तस्मे ढीले हो जाते हैं, N95 मास्क सिंगल ही काफी है। कल मैंने एक खबर में सुना कि सऊदी अरब में अनाउंसमेंट कर दिया, उन्होंने घर में भी मास्क लगाए, बाहर भी लगाए। अभी ऐसी स्टेज हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अभी हमको मोटिवेट लोगों को करना है। मास्क घर में जैसे ही घर से निकले तुरंत मास्क लगाएं। और मैं बहुत अच्छी बात मास्क के बारे में 3 लिख के रखी है मैंने, ये मैं जरूर बताऊंगा। मास्क इज फॉर ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब ये है कि मैं अपना इन्फेक्शन बाहर न फैलाऊं। मास्क इज फॉर काइंडनेस। जो आपके आसपास लोग हैं, जैसे बच्चे हैं, एल्डरली हैं, जो लो इम्यूनिटी के लोग हैं, उन तक वायरस मैं न पहुंचाऊं। और मास्क इज फॉर कम्युनिटी। कम्युनिटी को थ्राइव करने दूं मैं, और मैं जो मेरे एम्प्लॉइज हैं उनको सेहतमंद रखूं और कीपिंग ए लीड ऑन कोविड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम वली आपका। डॉक्टर भरत गोपाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भले ही जितनी मर्जी राहत भरी खबरें आएँ, रिसर्च में ये बातें कही जाएं कि कोरोना के अंत की शुरुआत हो सकती है या फिर ओमिक्रॉन डेल्टा जितना खतरनाक उतना घातक नहीं है, लेकिन आपको ये मानना है कि वायरस को लेकर कोई भी बात, कोई भी रिसर्च अंतिम वाक्य नहीं है। लिहाजा प्रिकॉशंस जरूरी है, सावधानी बरतें, प्रिकॉशंस दें और खुशी खुशी नया साल मनाएं। इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।